सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिबास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन, आइए सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कोविड जैसी मौलिक बीमारी के ख़ात्मे के लिए दुआ करें, इसलिए कि पूरी दुनिया ही नहीं मुल्क हिंदुस्तान भी कोविड जैसी मौलिक बीमारी से परेशान है। उसके बाद नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में ऐसे मोतबर, मुअज़्ज़िज़ और बासलाहियत शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद किया है, अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत किया है, बड़ी कोशिश किया है और आज मुमरा की आवाज़ बने हुए हैं। ये तारुफ़ इसलिए है, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी इसलिए है कि आज उम्मत मुस्लिमा के जो हुकूक नहीं मिल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सियासत से दूर हैं। और आज जो बुज़ुर्गों ने कहा था कि जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है, जब तक आप अपने हुकूक के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तब तक आपको हक़ नहीं मिलेगा। नौजवानों से SNN चैनल की गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसी शख्सियात को जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उनकी ज़िंदगी से आप सबक हासिल करें और कोशिश करें, इसलिए कि ऐसे शख्स से अभी मैं मुलाकात आपसे कराऊंगा जिन्होंने ज़मीनी सतह से उठकर बड़ी मेहनत किया, बड़ी जिद्दोजहद किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुमरा में जितने भी कारपोरेटर हैं उन कारपोरेटरों में से मोहतरम ज़फ़र नोमानी साहब की आवाज़ में दम भी है और आवाज़ में दर्द भी है। दर्द इसलिए कहा कि उम्मत मुस्लिमा और मुमरा और जिस वार्ड के आप वार्ड नंबर 30 से आप कारपोरेटर हैं, आइए सबसे पहले SNN चैनल पर मोहतरम ज़फ़र नोमानी साहब का नाज़रीन आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, हम सब मिलकर इस्तकबाल करें। ज़फ़र नोमानी भाई, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं SNN चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ को हमेशा मुमरा के जो भी मसाइल होते हैं उसको हमेशा आप उजागर करते रहते हैं, आवाम के दरमियान पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बेबाकी से करते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जी नाज़रीन, ये ज़फ़र नोमानी साहब आप कारपोरेटर भी हैं, साथ ही साथ समाज के मुख्तलिफ़ कामों में, उसके अलावा दीगर इदारों में भी आप एक अहम ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मैंने देखा, चाहे बरसात का सिलसिला हो, चाहे टोरंटो का सिलसिला हो, चाहे मित्तल की रोड का सिलसिला हो, ज़फ़र नोमानी साहब की आवाज़ में दम है और आपने हमेशा आवाम के लिए, हक़ के लिए, सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद की है। लेकिन शुरू में जो मेरा सवाल था मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। ज़फ़र नोमानी साहब, आज पहला सवाल मैं इसलिए आपसे ये कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, जो हमारे व्यूवर्स हैं, मुमरा के जो नौजवान हैं या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो नौजवान हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो आपकी ज़िंदगी से उन्हें एक हिम्मत मिले कि अगर ज़फ़र नोमानी साहब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ज़फ़र नोमानी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपकी शुरुआत, इसलिए कि जो मालूमात मुझे है वो ये है कि बड़ी मेहनत आपने किया है इस मकाम पे आने के लिए, बड़ी जफाकशी आपने किया, बड़ी जिद्दोजहद किया है। सियासत में आने का इरादा कब बना, कैसे बना और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, इब्तिदाई तालीम से लेकर के यहाँ तक मुख्तसर अल्फाज में हमारे नाज़रीन की खिदमत में बताएं, इसलिए कि हो सकता हो आपका कोई एक जुमला हमारे किसी नौजवान के दिल को छू जाए और वो ज़फ़र नोमानी बनना चाहे। बिस्मिल्लाह भाई। सबसे पहले तो मैं जब मुमरा में तशरीफ़ लाया, मैं 93 में मुमरा में आया और 95 या 96 का दौर था। सैयद अली अशरफ साहब जो यहाँ से जनता दल के उम्मीदवार थे MLA के, तो बहुत बड़ा हल्का हुआ करता था, मीरा रोड वगैरह भी इसी में हल्के में आता था। तो मुझे लगता है भाई साहब तालीम हासिल करके वही आए हुए थे और एकदम नौजवानी का आलम था, एकदम शबाब पर थे। वो MLA का इलेक्शन लड़ रहे थे। 24-25 साल की उम्र रही होगी, 26 साल की, बहुत ज़्यादा।
और मैंने देखा कि जब ये एक नौजवान इस तरीके की हिम्मत कर सकता है और जो इतने बड़े हलके में वो जा कर के मेहनत कर सकता है, तो हम क्यों ना उसके ही फॉलोअर बन के उसके ही पीछे उसके तरीके पे चल करके क्यों ना हम, अगर हम उतने बड़े एरिया की खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में जिस इलाके में रहते हैं उस मोहल्ले की हम खिदमत तो कर ही सकते हैं। तो हमने उस दिन से तय कर लिया था कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर सैयद अली भाई साहब से मुलाकात करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 95-96 से सैयद अली भाई से मुलाकात है और 2021 चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे रिश्ते वैसे ही बहाल है। मैं उनके पीछे हमेशा उनसे मुलाकात करता रहा। वो जनता दल में रहे, जनता दल में था, मैं समाजवादी में थे, समाजवादी में था, मैं कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में था उनके साथ। फिर वापस से मैंने 2013 में मैं शमीम खान साहब की क़यादत में आली जनाब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, उनके कामों को देखते हुए हमने उनकी क़यादत में राष्ट्रवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कामों को देखते हुए, मेरी खिदमात के अंजाम को देखते हुए मुझे राष्ट्रवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया और मैं इस मोहल्ले से मुंतखब हुआ। मेरा पैनल था मित्तल ग्राउंड से लेकर के कादर पैलेस तक, हम लोग 4 लोग थे। मैं था, हफीज़ा मैडम थी हैं, और सिराज डोंगरे साहब हैं, और हसीना अब्दुल अजीज़ शेख साहिबा मौजूद थी जो अभी कुछ टेक्निकल की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमको मुंतखब किया। मेरे लिए सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि 33,000 वोट में मुझे अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए चुना। मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यही है और मेरा भी फ़र्ज़ ये बनता है, या जो लोग भी मुंतखब होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि आवाम ने अगर आपको चुना है तो कम से कम आप 100% तो आप पूरी आवाम को खुश नहीं कर सकते, वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। आप पूरी कोशिश करें कि अपने आवाम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। नाजरीन, बड़े ही सादगी के साथ, बड़े ही प्यारे अंदाज में ज़फ़र नुमानी साहब ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आपकी खिदमत में पेश किया है। मकसद मेरा यही था। ज़फ़र नुमानी साहब अगर मोहतरम सैयद अली साहब को अपना आइडियल मान कर आवाम और कौम की खिदमत के लिए 96 में कोशिश करते हैं तो 2017 में आप कारपोरेटर बन जाते हैं। मकसद नौजवानों यही है इस सवाल के ज़रिए से कि तुम भी बेदार हो जाओ, सियासत में आओ और अपने हुकूक़ का मुतालबा करो। अपना पेट जानवर भी पाल लेता है, इंसान वही है जो समाज के काम आए, जो लोगों के काम आए। और आज इस इलाके ही नहीं बल्कि पूरे मुमरा की आवाम की दुआएं मोहतरम ज़फ़र नुमानी साहब के साथ हैं। ज़फ़र नुमानी साहब, पहला फिर मेरा सवाल आपसे यही है, कारपोरेटर बनने के बाद 5 काम आपने ऐसे क्या किए हैं आवाम के लिए जो और दिगर कारपोरेटरों से अलग हो? सिर्फ 5 काम आप गिनाएं ताकि मैं दूसरा सवाल आपसे करूं। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि एक बेवाओं की स्कीम आती थी, मुझे लगता है वो आती थी और चली जाती थी। एकाध नगर सेवक ऐसा रहा होगा मेरी जानकारी में जहाँ तक है जो वो स्कीम का लोगों को फ़ायदा पहुँचाता था। बेवाओं की जो स्कीम आती थी 25-25 लाख 50-50 लाख रुपया उनके स्कीम में आते थे। जो बच्ची, जिनको पहली बच्ची पैदा हुई हो, जो औरत 60 साल की हो और बेवा हो, और बच्चियों की जो औरत बेवा हो गई हो उसको लड़कियां हो, और उनके एजुकेशन के लिए जो औरत हैंडीकैप हो। इस तरीके का 2017 में जब मैं फरवरी में मेरा इलेक्शन हुआ और जैसे ही उसकी पहली स्कीम आई, अमृत नगर सिग्नल पर मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया और उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला कि आपके जो इस तरीके के लोग हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो हैंडीकैप औरतें हैं, उनके लिए महानगर पालिका की एक स्कीम आती है, उसके ये उसके पेपर लगेंगे, उसके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ हज़रत कि जब मैंने वो बोर्ड लगाया और मैंने उसको फेसबुक पर शाया किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा कि पूरे लोग तो पूरी एक्चुअली बात तो सुन नहीं पा रहे थे, बात तो पूरी मेरी तफसील सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरा नंबर देख रहे थे। तो मुझे पूरे महाराष्ट्र से फ़ोन आया कि ज़फ़र भाई ये हम कैसे कर सकते हैं और ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको बताया कि आप जिस प्रभाग समिति में रहते हैं, जैसे मुमरा थाना में 9 प्रभाग समिति है, जिस प्रभाग समिति में रहते हैं उस प्रभाग समिति में उसका फॉर्म मौजूद है। आप अपने नगर सेवक के पास जाइए, नगर सेवक वो फॉर्म फिलअप करेंगे
आप उसको जमा करिए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 4 साल का वक्फा गुजर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 1 करोड़ रुपया मैंने यहाँ की आवाम को दिलाया है। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। मैं उनका फॉर्म मंगवा, सिर्फ उनको खाली जाता हूँ, बोलता हूँ कि खाली आप फॉर्म लाइए, फॉर्म ला करके मेरी ऑफिस पे उसको फिलअप किया जाता है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया, 20 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, ये इस तरीके से मैंने हर साल उनको दिलाया। दूसरा अहम काम ये है कि मेरे यहाँ एक मित्तल ग्राउंड के पास एक चौल है जी। 2000 कम से कम 4-5 साल से एक 10 फैमिली, 10 तो नहीं होगी, कम से कम 6-7 फैमिली थी जो 4 साल से बेघर थी। उन्होंने कहा कि ज़फ़र भाई, हम लोगों का एक बिल्डर में उनकी अल्लाह ताला देखो, जो जिसका किरदार है वो अल्लाह जाने, उनका किरदार को अल्लाह कबूल फरमाए, जो भी हो। समद भाई मरहूम थे, उनके घर को उन्होंने तोड़ा था, और उस वक्त वो क्या वजह थी, नहीं बना पा रहे थे या नहीं हो पा रहा था, मैं नहीं जानता। 4 साल से वो औरतें भटक रही थी। मेरे इलेक्शन के बाद मैं उनको ले गया महानगर पालिका में। मैंने कहा सर, ये उनका उस जगह पे घर था, वो लोग 4 साल से बेघर पड़े हुए हैं, उनके रहने की छत नहीं है, क्योंकि वो एरिया बहुत स्लम एरिया है और गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। मैंने महानगर पालिका के उस टाइम के जो एएमसी थे उनसे बात की, और मैंने भरपूर मेहनत की, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 घर आज अपने छत के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ी बात यह है कि मुझे लोग क्या कहते हैं, क्या शिकायत करते हैं, मैं नहीं जानता। मेरा एक वसूल है, मैं काम करके भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसका बदल मुझे दुनिया में मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह मुझे कहीं ना कहीं दे देगा। मेरी ये तवक्को रहती है। तीसरा काम ये है कि मित्तल के पास से एक रोड जा रहा है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम तक जा रहा है। जब उसकी पैमाइश हुई थी तो कम से कम 400 घर बेघर हो रहे थे। 400 घर बेलो, 400 घर, तो 400 घर में अगर एक घर में 3 आदमी 4 आदमी पकड़ेंगे तो 1000-1200 लोग बेघर हो रहे थे। मैं वहाँ पर माननीय डॉक्टर जितेंद्र रहवाड़ साहब को लेकर के गया। मित्तल में गुलमोहर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने वहाँ के तमाम लोगों को बुलाया, ऑफिसर को बुलाया, अवार्ड साहब को बुलाया। बोला सर, अगर ये जो गरीब नवाज चौल और साई प्रसाद चौल, उसमें मस्जिदें भी थी, बोला सर अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक तो महानगर पालिका किसी को घर नहीं देती है, तो ये तो आवाम रोड पर आ जाएगी और बड़ा हाहाकार मच जाएगा। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को मैंने तो कोशिश की, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम करवाया, और जितेंद्र अवार्ड साहब ने उसमें मेरा पूरा ताउन किया। सैद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू बड़ान, तमाम लोग मौजूद थे। हफीज़ा नाइक मौजूद थी, सिराज डोगरे साहब, उस वक्त अजीज़ बादरा भी मौजूद थे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, और हमने क्या कहा कि अगर जो आप चौल की तरफ रोड बढ़ रहा है, अगर आप कोशिश करें कि मित्तल के इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर इस तरफ थोड़ा सा जगह है तो आप इधर एडजस्ट कर लेंगे तो ये पूरे घर बच जाएंगे। और आज आप जा करके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपनी जगह पर मौजूद है। ये बड़ी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह ताला रिस्क में भले थोड़ा कमी कर दे, लेकिन हलाल रिस्क दे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा अरूज नहीं चाहिए, मुझे उतना ही अरूज चाहिए कि मेरी बख्शाइश हो जाए, बस इतना ही मुझे अरूज चाहिए बस। हाँ, एक बात। चौथा काम यह है कि आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप मित्तल से ऐसा जाएंगे तो एक रोड ये इंशा नगर के पीछे से ऐसे होते हुए इस बिल्डिंग, इसके बाद में जो बिल्डिंग है, ऐसा पीछे से होते हुए जो आपकी कब्रिस्तान है, जी, जहाँ आपकी कब्रिस्तान, वहाँ एक रोड देखिए बन रहा है, ऐसा वो रोड ऐसा कनेक्ट होने वाला है। तो मैंने एक लेटर दिया था, मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो रोड अगर ये कनेक्टिंग रोड हो जाएगा तो मुमरा इंग्लिश के रोड जो अंदर वाले पार्ट के लोग हैं वो अंदर से सीधा बाहर निकल जाएंगे, सीधा मित्तल चले जाएंगे, ये रोड वाले चले जाएंगे, किस्मत वाले चले जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां आप बैठे हैं शादी महल रोड पर, सागर बिल्डिंग तक अगर वो रोड कनेक्टिंग हो जाता है, मैंने उसको महासभा में डाला था, महासभा में उसकी मंजूरी भी हो गई है, लेकिन अभी कैसा है, कोरोना काल है, बजट नहीं है, वो काम मतलब ये है कि अब वो महानगर पालिका के नज़र में है कि हमने उसको कोशिश की, मैंने कई बार लेटर दिया, वो मंजूरी में आ गया है। इंशाल्लाह जब भी बजट होगा तो वो रोड का कनेक्टिंग जब हो जाएगा तो जो अमृत तक, जैसे हम शादी महल रोड पर बैठे हैं तो हमको अमृत तक सिग्नल पे जाना नहीं, आप सीधा यहाँ से बाहर निकलेंगे, सीधा आपको मित्तल जाना तो मित्तल चले जाइए, मित्तल से बाहर निकल जाइए, चांदनगर जाना होगा तो चांदनगर चले जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम से होते हुए शिमला पार्क बाहर निकल, तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगी।
ये एक पांचवा पांचवा काम ये है कि मेरे वार्ड की सबसे बड़ी बदनसीबी ये रही कि मेरे वार्ड में कोई भी नगर सेवक 5 साल तक बहुत सारे ऐसे नगर सेवक थे जो 5 साल तक पूरा वक्फा पूरा नहीं कर पाए। रऊफ लाला साहब 2.5 साल, साजिद अंसारी साहब 2.5 साल, शकीला कुरैशी 2.5 साल, रमेश पाटिल 2.5 साल। तो मेरे वार्ड में बहुत सारे काम ऐसे थे जो बुनियादी चीज़ें थी वो नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे काम करने की पूरी कोशिश की। मेरे काम अभी भी चालू है। हाँ, मेरा एक चैलेंजिंग काम था, शादी महल हॉल के पीछे एक बड़ा आईएनडीपी नाला है, वो काम मैंने स्टार्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया था और 25 साल के बाद वो नाला बन रहा था। लेकिन मेरी बदनसीबी कहिए या हालात ऐसे पैदा हो गए कोरोना की वजह से कि वो काम टेंडर होने के बाद, मंजूरी होने के बाद, कोरोना काल की वजह से उसमें बजट नहीं गिर पाया और वो काम थोड़ा पेंडिंग पड़ा है। मैं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बजट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मेरा बजट वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह शादी महल हॉल के पीछे का जो पूरा नाला है, अगर वो कंप्लीट होगा, जो शादी महल में बारिश में पानी भरता है ना, एक कतरा पानी नहीं भरेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे मोहतरम ज़फ़र नुमानी साहब। मैंने 5 सवाल पूछे थे, उन्होंने 5 सवाल यानी 5 काम जो है वो आपकी खिदमत में गिनाए हैं। नाज़रीन, जैसा कि ज़फ़र नुमानी साहब, आपने मोहतरम जितेंद्र अहवाड़ साहब का ज़िक्र किया, शमीम साहब का ज़िक्र किया। आप आ जाएँ मुमरा के मसाइल पे। मैंने ख़ुद एक स्टोरी किया है। मुमरा पुलिस स्टेशन से ले कर के आप कालसेगर अस्पताल तक चले जाएं, उम्मत मुसलमा का एक बड़ा तबका यहाँ पे रहता है, लेकिन बैतुल खला, शौचालय कोई भी नहीं है, जो था उसे तोड़ दिया गया। दूसरा सवाल इसी के साथ है, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि ज़्यादातर नगर सेवक यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि कई लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, आवाम परेशान है। टोरंटो का एक बहुत बड़ा मसला है, बेबाकी के साथ मैंने देखा वीडियो आपकी कि आप बोलते भी हैं, क्यों टोरंटो और ये शौचालय का मसला हल नहीं हो रहा है? देखिए, जो शौचालय का मसला है, अभी 2016 में जब रोड वाइंडिंग हुई, जब दुकानों को तोड़ा गया रोड को चौड़ा करने के लिए, ट्रैफिक का मसला हल हो, सबसे बड़ा इशू मुमरा कोसा में ना हॉकर्स का है। एक हॉकर्स का बहुत बड़ा इशू है और मैं अभी आपके पास, मेरे पास तमाम लेटर मौजूद हैं 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। मैंने महासभा में खड़े रह करके कहा कि हॉकर्स का मसला हल किया जाए जी। लेकिन जब हम लोग 2017 में जीत के गए तो उस वक्त सेना और बीजेपी की हुकूमत महानगर पालिका में उनकी सत्ता थी। हम उनसे बार बार, मैंने कई जगह निशानदही की कि इस जगह पे आप मार्केट को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सबको मिला, मैं सबसे कोशिश कर रहा हूँ, सब लोगों से कहता हूँ कि इस मार्केट को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। अभी हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, मैं शानू बढ़ान साहब, विरोधी पक्ष नेता शमीम भाई थे, भाई साहब की मौजूदगी में, आली जनाब सैद अली, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब के की देख रेख में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। हमने वहाँ पर भी ये इशूज़ को रखा कि मार्केट का मसला बहुत जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि मुमरा कोसा की ट्रैफिक का जो मसला है मेन रोड की, वो ख़त्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात शौचालय की, शौचालय बनाने के लिए रोड पर जगह चाहिए। मैं आपकी बिल्डिंग के सामने कल शौचालय बनवाता हूँ, आपकी बिल्डिंग के 99% लोग नीचे उतर के बोलते हैं मेरी बिल्डिंग के नीचे शौचालय नहीं चाहिए। यही हाल पूरे मुमरा कोसा का है। जगह कहीं रोड पर कहीं जगह है नहीं। हम जहाँ बनाने जाते हैं वहाँ पर लोग हमारा अपोज करते हैं कि हम यहाँ नहीं। हाँ, ज़रूरत मुझे चाहिए शौचालय, लेकिन मेरी बिल्डिंग के नीचे नहीं चाहिए, उनके उधर ले जाओ, उधर लेकर के जाओ, उधर से उधर हटा देते। अरे यहाँ तक ये बुरा हाल है कि जो हैंडीकैप लोगों की केबिन इशू होती है, जो स्पॉट पर होती है, बिल्डिंग वाले उनको नहीं लगाने देते। तो हमारी मजबूरी है, आप हमको जगह बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले शहर के रहवासी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमको जगह बताइए कि ये जगह निशानदेही है, यहाँ पर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, इंशाल्लाह लाइए हम बना करके देते हैं। जो ज़फ़र नुमानी साहब तोड़े गए शौचालय, देखें एक बड़ा तबका यहाँ पर नमाजी का है और हमारे यहाँ इस्तिंजा बहुत अहम है अगर अल्लाह की इबादत आपको करना है। और अगर इस तरह से आप लोग मजबूर हो जाएंगे या डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब मजबूर हो जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि सियासत इस तरह से होगी। नहीं, हम मजबूर नहीं हैं,
लेकिन हम आप क्या करें, अब आप हमको बनाने ही नहीं देंगे तो हम करें क्या भाई। मैं आपकी ज़बरदस्ती किसी की जगह पे तो बना नहीं सकता। चलिए इतनी सारी रोड, जहाँ पे शौचालय थे वहीं पे वो बन गया था? शौचालय प्राइवेट प्रॉपर्टी जी। में थे। जी हाँ, मित्तल वाले के सामने थे रोड वाइंडिंग में। मैक कंपनी वाला मैक कंपनी वाले का भी रोड वाइंडिंग में हो गया है, अभी जगह बची नहीं है। जिसकी जगह है वो बनाने नहीं दे रहा है, नहीं बनाने दे रहा है। वो कहते हैं कि हम नहीं बनाने देंगे। देखिए जहाँ पर है, अभी देखिए एक राजन क्लिनिक ऑफिस के बाहर एक शौचालय है, वो है तो है, वो है, वो जहाँ वहाँ किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। हम खुद कहते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं रोड पर, इतनी सारी दुकानें, लोगों ने करोड़ों रुपए की दुकानें बना रखी हैं, एक इस्तिंजा खाना खुद नहीं बना सकते क्या वो लोग? पूरे गुलाब बाग मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, एक इस्तिंजा खाना कोई अपनी बिल्डिंग वाला अपने नीचे, यहाँ तक कि जो जहाँ पर मीटर बॉक्स तो वहाँ भी दुकानें बना कर बेच दे रहे हैं, लेकिन एक इस्तिंजा खाना नहीं बनाते। लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए हम अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं हटेंगे। आप हमको जगह बताइए। अब ये लोग कहेंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है जगह ढूंढना, आप नगर सेवक है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बनाना चाहता हूँ। अरे हम जो पोर्टेबल आता है ना, हम वो रखते हैं, नहीं रखने देते लोग हमको, ये नहीं रखने देते। और आप तीसरी बात, जो आप टोरेंट की बात करें, टोरेंट के मैं हमेशा खिलाफ था, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगा। और टोरेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा दाता भी मैं हूँ, ये भी बता देता हूँ। जी मैं लोगों के अक्सर मसाइल मेरे पास, अगर अभी जाकर आप देखेंगे ना दिन भर में, अगर 20 लोग आ रहे हैं तो उसमें 10 लोग 12 लोग टोरेंट की बिल लेकर आते हैं। और मैं जाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके जो मसले हैं वो हल हों। एक मसला मैं बार बार कहता हूँ उनसे, मेरी ये राय है, लोगों की क्या राय है मैं नहीं जानता, मैं ये चाहता हूँ कि टोरेंट कंपनी जिस दिन से हैंडओवर ली है उस दिन से बिल ले, पुरानी बिलों को माफ़ किया जाए। वो बिल भी तो ज़्यादा दे रहे हैं। हम दूसरे मुद्दे पर हैं, जी। जो लोगों के, हम बार बार उनसे ये शिकायत करते हैं कि आपका मीटर फास्ट है, बिल ज़्यादा आ रही है। तो मुझे एक बार उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दिया, इतना बेहुदा एक्सक्यूज़ दिया कि बोले कि वो उस घर में फ्रिज पुरानी है। मैं बोला फ्रिज पुरानी होने से तुम बोलोगे कि बिल ज़्यादा आ गई, कल बोलोगे तुम्हारे माँ बाप पुराने हैं इनको भेज दो, तो ये कोई तरीका है क्या? है ये तो मुमरा कौसम 80% लोगों के पास फ्रिज पुरानी है, तो क्या करेंगे उससे बिल? इन्वर्टर से भी आती है। ये कोई तरीका है क्या? दूसरी बात ये है, मेरी ये राय, मैं ये चाहता हूँ कि पुरानी बिलों को माफ़ किया जाए, पुरानी पीडी बिलों को माफ़ किया जाए। जब से टोरेंट कंपनी आई है वो अपना मीटर लगावे, जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल जो रीडिंग होनी चाहिए वो रीडिंग से बिल आवे और लोग भरे। और एक चीज़, बगैर इंफॉर्मेशन के लोगों का मीटर चेंज कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? आप होते कौन है? आपको नहीं करने का हक है, आप पहले उस कंज्यूमर को बताइए। दूसरी बात, आप मीटर काट करके लोगों के ऊपर केस बना दे रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एरिया है, वहाँ यहाँ अक्सर वगैरह लोन के वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप मेरे ऊपर केस बना देंगे तो मेरा तो रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा पुलिस स्टेशन में, ना मेरा पासपोर्ट बनेगा, ना मुझे कहीं एजुकेशन मिलेगी, ना कहीं मुझे जॉब मिलेगा। तो आप मुझे हर तरीके से महरूम कर रहे हैं। मैं टोरेंट कंपनी के खिलाफ हूँ, 100% खिलाफ हूँ। मेरी ये मांग है कि शहर के तमाम जिम्मेदारों को इस इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए। तो क्या आपने कभी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से भी इस मौजू पे बात किया? हमने कई बार, मतलब मैं, मेरे अध्यक्ष जो शमीम खान साहब है, हमने उनसे काफ़ी चर्चा की, सैद अली भाई से चर्चा की। मेरी ये राय ये है कि कई बार हमारी अवार्ड साहब से मीटिंग हुई। अभी अवार्ड साहब कुछ दिन पहले नितिन राउत साहब जो वो ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट को माफ़ किया जाए। जो पीडी की स्कीम आई इंस्टॉलमेंट की, वो भी उन्होंने कोशिश करके करवाई थी। हम ये चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि शहर के लोगों को राहत मिले। ज़फ़र नुमानी भाई, आपने पार्टी की भी बात की, राष्ट्रवादी की भी बात की। आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुमरा में अपोजिशन का ख़त्म ही कर दिया, इसलिए कोई आवाज़ उठाने वाला ही न रहे तो आवाज़ उठेगी कैसे? अगर कोई अपोजिशन आपकी नज़र में है तो वो भी बताइए। सबसे पहली बात, अपोजिशन का यहाँ लोग मतलब ही नहीं समझते। लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई पार्टी की शक्ल में, सिंबल की शक्ल में, वो अपोजिशन है। ये अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन आवाम है, एक आम चलती फिरती जनता है, आवाम का हक है। ज़फ़र नुमानी गलत कर रहा है, ज़फ़र नुमानी ज़्यादती कर रहा है, ज़फ़र नुमानी जुल्म कर रहा है, तो जो आवाम है, मेरी आवाम, यही अपोजिशन है। ये मेरे खिलाफ खड़े होकर के जब वो आवाज़ उठा दे तो उन्हें तो जेल भेज दिया। कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे? चलिए मैं बोलता हूँ, एक 10,000 लोग अभी मुमरा कौसा में निकल जाए टोरेंट के लिए, या जो भी मसाइल को लेकर के, 10,000 आदमी को आप जेल भेज सकते हैं?
अकेले अकेले आओगे तो टूट जाओगे, मुत्तहिद होकर के आओगे तो ज़माने का बदल सकते हो निज़ाम। मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो, शेर है ना जी। कि वो मुत्तहिद हो तो मुत्तहिद बदल होके डालो बदल निज़ामे सकते हो। गुलशन, हाँ, मुंतशिर मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। क्यों हो। अकेले अकेले मत आओ, अकेले अकेले आओगे तो आपका शिकार हो जाएगा। मुत्तहिद होकर के आओ। किसी के इतने अंदर ताकत नहीं कि किसी को बिला वजह जेल में भेज दे, और न किसी को भेज दे। मुझे भेज दे, मैं तो टोरेंट के खिलाफ बहुत बोलता हूँ, बोल दे मुझे भेज दो। आप तो खुद राष्ट्रवादी हाँ, तो कांग्रेस क्या फर्क पार्टी। पड़ता, मैं अवाम हूँ ना, मैं जनता हूँ ना। जी। देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैं उसका सिंबल हूँ, मैं उसके वसूल से नहीं हट सकता, लेकिन किसी पर ज्यादती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, मैं उसके वसूल से नहीं हट सकता। जो मेरे पार्टी का प्रोटोकॉल है मैं उसको सिस्टम में फॉलो करूँगा। अगर मुझे लगता है कि कुछ इसमें रद्दोबदल होना चाहिए तो मैं उनको मशवरा तो दे सकता हूँ, मेरे बुजुर्गों को, मेरे बड़ों को। इसमें बुराई क्या है। एक आखिरी सवाल ज़फ़र नुमानी साहब, इस वक्त मैं एक एज ए मुस्लिम आपसे पूछ रहा हूँ। इस वक्त आप राष्ट्रवादी के कारपोरेटर नहीं हैं, आपको क्या क्या कमियाँ मुमरा शहर में रहती हैं, एक आवाम, एक इंसान के नाते, एज ए कारपोरेटर नहीं, एज ए राष्ट्रवादी का सिपाही नहीं। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें जो है हमारे यहाँ, एक सबसे पहले बड़ा मसला ये है कि हॉकर्स का, हॉकर्स होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी लोगों से, आवाम से अपील है कि अगर मार्केट थोड़ा सा दूरी 1 किलोमीटर पे बनती है तो वहाँ जाएं, क्योंकि किसी भी शहर में किसी के घर के नीचे मार्केट नहीं, हर आदमी के घर के नीचे मार्केट नहीं बनती। एक सबसे बड़ा इश्यूज़ वो है। दूसरा, जो हमारा हॉस्पिटल बन रहा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मित्तल का रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए, टोरेंट का इश्यूज़ है वो मसला हल होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ा जो मसला है, एक बड़ा कॉलेज आना चाहिए, एक बड़ी अच्छी सी कॉलेज आनी चाहिए जिसमें गरीब तबके के लोग तालीम हासिल कर सकें कम बजट में, और हॉस्पिटल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात, हमारा शहर नशे से पाक होना चाहिए, नशे जैसी लानत से पाक होना चाहिए। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। और एक चीज़ और होना चाहिए कि हमारा मुमरा शहर, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो उसकी मिसाल है मुमरा कौसा, उसकी शनाख्त बना हुआ है कि मुमरा कौसा में कोई भी ज़ात पात की लड़ाई नहीं है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला ये जो निज़ाम है इसको हमेशा बरकरार रखना इस शहर पर और पूरे उम्मत मुस्लिमा पर, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। मैं चाहता हूँ कि लोग मुत्तहिद होकर के रहें, आपस में इख्तिलाफ़ात ना पैदा करें, और मुत्तहिद होकर के रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी देगा। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मुमरा शहर वही है कि जब 93 में मुंबई जल रहा था तो मुमरा के लोगों की मदद कर रहे थे। ज़फ़र नुमानी साहब, आखिरी सवाल, इलेक्शन आपको भी लड़ना है, आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मेरा है, इस कारपोरेशन इलेक्शन में ख़ास मुद्दे क्या होंगे? देखिए, किस बेस पे इलेक्शन लड़ा जाए? मैं तो तरक्की की चाहता हूँ, मैं तरक्की की राह पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहर में तरक्की हो, बेदारी पैदा हो, लोगों में इंसानियत पैदा हो, बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हर वो काम किया जाए जिससे आवाम का फ़ायदा हो। मैं इस चाहता हूँ कि जो और मैंने मसले बताए आपको, जो ये हमारे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ पर काम होना चाहिए। हम उसको ही टारगेट बनाएंगे। हम व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं करना चाहते। मेरा अपना एक वसूल है, मैं किसी के व्यक्तिगत पर टारगेट नहीं करता। कौन मेरे बारे में क्या शिकायत करता है, मैं वो सोचता हूँ कि उसका बदला अल्लाह से मैं लूँगा। मैं अल्लाह के ताला के यहाँ जा कर के कहूँगा कि अल्लाह मैंने ये काम किया था, अगर ये गलत था तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे हक़ में, ये मैंने आवाम के हक़ में अच्छा किया हूँ तो मुझे उसका बदल मिलना चाहिए। मैं ये कोशिश करूँगा, मैं लोगों से दुआ करूँगा कि ठीक है आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन हालात को ख़राब करते हुए ना करें, क्योंकि मुमरा शहर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही रोड है। हमारे शहर से इस तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए कि लोग हमारे शहर के ऊपर नज़र रखें, हमारे शहर को टारगेट करें। बहुत ही मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद इस शहर को बहुत खूबसूरत बनाया गया है। आवाड़ साहब ने पूरी कोशिश की है, यहाँ के उलमाओं ने पूरी कोशिश की है, भाई साहब ने कोशिश की है, और लोगों की ताकत के ज़रिए इस शहर को खूबसूरत बनाया गया है। एक चमन है, इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फूल इसी तरीके से बरकरार रहे।
हम चाहते हैं कि जिस तरीके की इंसान के आँख पर, चेहरे पर दोनों आँखें रहती है, इंसान का चेहरा खूबसूरत है। एक आँख को अगर ख़राब हो जाती है तो चेहरा बदसूरत लगता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों आँख बरकरार रहे, चेहरा भी बरकरार रहे, लोग भी बरकरार रहें, मिलजुल करके रहें। यही हमारी ख्वाहिश रहेगी, यही हमारी आरज़ू है, तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इसी तरह मुमरा शहर अमन, सुकून और शांति का गहवारा हमेशा बना रहेगा अगर इस तरह से, यानी मोहतरम ज़फ़र नुमानी जैसा बेबाकी के साथ बोलने वाला कारपोरेटर होगा, बोलने वाला इंसान होगा। मैंने शुरू में कहा था और मुख्तलिफ मैंने सवालात भी किए और हर सवालात का जवाब मोहतरम ज़फ़र नुमानी साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ किया है। इख्तिलाफ़ अगर तामीरी हो, नज़रियाती इख्तिलाफ़ तामीरी हो तो बेहतर है। यही ज़फ़र नुमानी साहब ने भी पैगाम दिया है। तामीर के एतबार से अगर आप इख्तिलाफ़ करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी की शख्सियत कुशी करते हैं, किसी के किरदार कुशी करते हैं, किसी की शख्सियत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ना आप दुनिया में माफ़ किए जाएंगे और ना आप आखिरत में माफ़ किए जाएंगे। नौजवानों, फिर अली अब्बास वफ़ा आपका भाई गुजारिश कर रहा है, ज़फ़र नुमानी साहब की जो जिद्दोजहद और कोशिश के बाद इन्होंने जो मकाम हासिल किया है, तुम भी आगे बढ़ो, इनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करो और एक दिन वो आए जिस तरह से ज़फ़र नुमानी आवाम के लिए, मुमरा वासियों के लिए, मुमरा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तुम भी आवाज़ उठाओ। इसी तरह देखते रहो SNN चैनल। मैं अली अब्बास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।